स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू दौरा। आज जम्मू कश्मीर में करेंगे धुआंधार प्रचार। आज सीएम धामी जम्मू कश्मीर दौरे पर रहने वाले। दोपहर 12 बजे सीएम जम्मू कश्मीर के बनी पार्क पहुंचेंगे, जहां आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2 बजे धामी पहुंचेंगे। छिंज मैदान मछेड़ी जम्मू कश्मीर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। शाम को 4:30 बजे सीएम धामी रेडिसन होटल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। तो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कुछ ही देर में जो है अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बनी पार्क पहुंचेंगे और यहां विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, छिंज मैदान मछेड़ी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अभय, जिस तरीके से देखें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा है, कितना अहम होने वाला है? 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम धामी वहां पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? कल देर शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। आज दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर में पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मुख्यमंत्री के द्वारा चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। उस दौरान भी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, 3 बड़ी जनसभाएं उनके समर्थन में वो सामा क्षेत्र में कर चुके हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह सकते हैं कि जो मुजफ्फर बैठी जो विधानसभा जो क्षेत्र है, वहां पर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से सीधे तौर पर अपने सब व्यक्तित्व के सीधा संवाद वहां पर करने का काम वहां पर कर रहे हैं। पार्टी के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करने की बात वहां पर कर रहे हैं और किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों में सहायक सिद्ध होती है, उसकी बात वो रखने का काम जनता के बीच करने जा रहे हैं। आज भी 2 बड़ी जनसभाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में संबोधित करेंगे और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का व्यक्तित्व है और जिस तरीके से उनके द्वारा उत्तराखंड में निर्णय लिए गए हैं विकास के कामों को लेकर, उसका उदाहरण पेश करने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जा सके। एक स्टार प्रचारक की भूमिका के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी अपना कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम वहां पर कर रहे हैं और जिस प्रकार से पार्टी ने उन्हें दायित्व वहां पर सौंपा है और अभी ये कह सकते हैं कि अपनी जो चुनावी जो जनसभाएं हैं वो लगातार उनको संबोधित करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद अगले चरण के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर वहां पर जाएंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। तो पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास यही है कि जो ऐसे चेहरे हैं, जो उनके पार्टी में जो ऐसे चेहरे हैं जिन पर जनता भरोसा करती है, उन चेहरों को जनता के सामने रखने का काम किया जा सके ताकि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के पक्ष में जनता लामबंद हो सके और पार्टी के लिए मतदान कर सके। जी अभय, अगर हम बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को चुनने में बेहद जो है संजीदा कह सकते हैं और सतर्क रहती है। और अगर हम देखें तो इसमें कई ऐसे दिग्गज है। अगर हम सीएम की बात कर ले, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अब सीएम धामी, जिस तरीके से ये जो मुख्यमंत्री हैं अपने जो है धाकड़ फैसले के लिए जाने जाते हैं और अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि है वो एक अलग ही पार्टी में जो नेता है उनके बीच में अलग ही उभर कर सामने आ रही। जो बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं कहीं ना कहीं बेहद ये कारगर होने वाले। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की जनता पर धाकड़ धामी का कितना असर देखा जा सकता है? देखिए, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में उत्तराखंड में सरकार काम कर रही है,
सीमित संसाधनों में विकास के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। राज्य के विकास के लिए जो जरूरी जो निर्णय है, जो नीतिगत निर्णय है, उनको कठोरता पूर्वक अमले जामा पहनाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। उससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके के हालात है, ऐसे में जनता चाहती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर विकास के काम पूर्ण अवरुद्ध यहाँ पर रहे हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ सके। उन चीजों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका मार्गदर्शन करने का काम वहां पर करेंगे। जनता को बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य जब सीमित संसाधनों में विकास की रफ्तार पकड़ सकता है, केंद्र की सहायता से उन विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ा सकता है, तो उसी प्रकार से डबल इंजन का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जाकर सीधे तौर पर अपने संबोधनों में, अपने भाषणों में ये बात करने का काम करते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से कठोर निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए, उसी तरीके से निर्णय लेने की आवश्यकता जम्मू कश्मीर में भी है, ताकि वहां की जनता को भी विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके और जम्मू कश्मीर राज्य विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। लगातार प्रयास यही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो उनका सरल व्यक्तित्व है, जो उनका स्वभाव वहां पर रहा, मिलनसार स्वभाव जो उनका रहता है, उससे जम्मू कश्मीर की जनता भी अभिभूत होती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर जनसभा में उमड़ने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहते हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर अगर हम बात करें बीजेपी के चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, एक अलग ही छवि रखते हैं, लेकिन खास करके अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो अपने जहां एक तरफ आक्रामक रवैये के लिए, चाहे वो एक्शन लेने की बात हो, वो जाने चाहते हैं और बातों की भी अगर बात करें, जिस तरीके से वो बात करते हैं काफी मुखर होकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें, बहुत ही शांत और बातों से बहुत ही शांत, लेकिन जिस तरीके से वो काम करते हैं, जो विकास के काम करते हैं या फिर जो बयान होता है, वो बहुत ही अलग है। यानी कि इनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है और ऐसे में जिस तरीके से जो दायित्व पार्टी ने इन्हें सौंपी है जम्मू कश्मीर के लिए, किस तरीके से निभा पाएंगे और कितना असर जो है चुनावी दौर में उसका देखा जा सकता है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो दोनों का ही व्यक्तित्व अलग अलग है। जनता दोनों के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित है और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपने कठोर निर्णयों के लिए सीधे तौर पर हिंदू और छवि को आगे रखने का काम करते हैं, उसी तरीके से ठीक इसके विपरीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास के योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात यहाँ पर करते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से कठोर निर्णय लिए गए, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, जिसका आज देश के कई राज्य उसका अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, आज उसी तर्ज पर यह कह सकते हैं, चाहे वो केंद्र का कानून हो या देश के दूसरे राज्यों का कानून हो जो नकल के विरोधी इस समय चल रहा है, उसका अनुसरण करने का काम करना है। दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर यूसीसी कानून लागू हो चुका है। इसके साथ साथ आप चाहे जबरन धर्मांतरण की बात हो या फिर दूसरे विकास की योजनाओं का हो या फिर राज्य में महिलाओं को स्थानीय नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात हो या राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके जो आश्रित हैं उनको राज्य नौकरियों में आरक्षण देने का लाभ हो, जिस प्रकार से कठोरता पूर्वक और सीधे तौर पर उन निर्णयों का इम्प्लीमेंट करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राज्य के भीतर किया गया, आज जनता उसी को उनका आदत मान रही है, उन पर भरोसा करते हैं और उनकी जो लोकप्रियता वो लगातार बढ़ रही है। कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने भाषणों में करते हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राज्यों के लिए जो विशेष लगाव रहा है, उस विशेष लगाव का भी वो जिक्र करते हैं ताकि राज्यों में और केंद्र के बीच में समन्वय बेहतर तरीके से बन सके और विकास की योजनाओं का लाभ जनता तक मिल सके। जी अब है बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और सीएम धामी ने ट्वीट किया कि ऋषि कश्यप की तपोस्थली नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने आंचल में समेटे जम्मू पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और समर्पित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए सभी का हृदय तल से आभार। और बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति की पहली बैठक आज होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। बैठक विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित होगी और इस बैठक में समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा भी करेगी। समिति में विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, ममता राकेश,
हरीश धामी, एयर मोहम्मद शहजाद शामिल होंगे। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल तो प्रवर समिति की पहली बैठक आज होने जा रही नगर निगम विधेयक पर यह बैठक होगी और इसमें जो है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल होंगे। तो देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। और एक बार फिर से हम अभय की ओर रुख कर लेते हैं। अभय, आज प्रवर समिति की पहली बैठक का आयोजन होना है, कितने बजे से जो है बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी सामने आ रही है? राज्य में निकाय चुनाव होना, निकाय चुनावों के लिए जरूरी है कि जो आरक्षण यहाँ पर ओबीसी का जो आरक्षण है वो जल्द से जल्द लागू हो सके। उसके लिए सरकार की तरफ से जो निकायों में आरक्षण संबंधी जो विधेयक यहाँ पर लाया गया था, जिसको विधानसभा के भीतर सदस्यों की आपत्ति के बाद प्रवर समिति के सुपुर्द करने का काम किया गया था। आज उस प्रवर समिति की पहली बैठक यहाँ पर है। वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी विधानसभा में। दोपहर 2 बजे के करीब ये बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें सभी प्रवर समिति के जो सदस्य होंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आरक्षण का लाभ किस प्रकार से निकायों में दिया जा सकता है, सबसे पहले जो रोस्टर उसका है वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है, और जो आरक्षण की जो सीमाएं हैं, जो हटता है, उनका किस प्रकार से राज्य में अनुसरण किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। क्योंकि पूर्व में जो ये कह सकते हैं कि जो विधेयक यहाँ पर लाया गया था सरकार की तरफ से, जिसे सदन के पटल पर रखने का काम किया गया था गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, उसमें कई तरीके की खामियां यहाँ पर थी, जिसमें कह सकते हैं कि देश के दूसरे राज्यों में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो चीजें थी और उत्तराखंड राज्य में उसकी समानता यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में बाहरी ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर रहने वाले लोग भी उसका लाभ यहाँ पर उठा सकते थे। उसी पर कई विधायकों ने अपनी आपत्ति जारी की थी। ऐसे में उसका संशोधन होना यहाँ पर जरूरी था। और आज पहली बैठक यहाँ पर है, विधानसभा में पहली बैठक होगी, जिसमें कह सकते हैं कि राज्यों को समझने वाले जो विधायक है, जो प्रवर समिति के जो सदस्य हैं, चाहे विधायक विनोद चौहान हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, विधायक खजानदास हो, कांग्रेस की विधायक ममता राकेश हो, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। या बसपा के जो विधायक मोहम्मद शहजाद, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बातचीत यहाँ पर होगी, मंथन यहाँ पर होगा कि इस आरक्षण के जो विधेयक है उसको किस प्रकार राज्य के हित में बनाया जा सकता है, राज्य के जो ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वो किस प्रकार से लागू यहाँ पर किया जा सकता है, निकायों में किस प्रकार से इसको आरक्षित करने का काम किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन होगा। अब देखना यही होगा कि क्या आज की इस बैठक में कुछ हल निकल पाता है या आगामी दिनों में भी कुछ और बैठकें होने की उम्मीद है। ये बैठक जिस तरीके से आपने बताया काफी अहम है और कई चीजों पर जो है इसमें संशोधन होने, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें, तैयारियां क्या कुछ देखी जा रही है इसको लेकर? देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बैठक की तो तैयारियां पूरी यहाँ पर हो चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में बैठक यहाँ पर हो गया। शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास में है। दूसरी तरफ जो निकाय चुनावों की जो तैयारियां थी उसके लिए पूरी तरीके से विभाग तैयार यहाँ पर हो चुका है। सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही ये प्रवर समिति की रिपोर्ट 1 माह के भीतर सरकार को यहाँ पर मिलेगी तो क्या कुछ उस रिपोर्ट में निकलकर सामने आ पाता है और जो ओबीसी आरक्षण है वो किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। क्योंकि बिना ओबीसी आरक्षण के ये कह सकते हैं कि जो परिसीमन अभी हुआ है उस बिना ओबीसी आरक्षण के लागू किए हुए निकाय चुनाव यहाँ पर संपन्न नहीं हो सकते हैं। तो जब तक प्रवर समिति की रिपोर्ट निकलकर बाहर नहीं आ पाती है, सरकार उस पर अपना अंतिम निर्णय नहीं लेती है, तब तक यह समझा जा सकता है कि अभी चुनावों को लेकर सिर्फ विभाग की तैयारी यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। अंतिम जो मतदाता जो सूची है वो भी उसके बाद प्रकाशित यहाँ पर की जा सकती है। तो संभावना यही है, जो सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही 1 माह के भीतर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार की तरफ से उस प्रवर समिति की जो संस्तुतियां यहाँ पर आएंगी उसको विधेयक पर शामिल करने का काम किया जाएगा। फिर उसके बाद संशोधित विधेयक जल्द ही विधानसभा के पटल पर लाने का काम सरकार की तरफ से किया जा सकता है। तो यह समझा जा सकता है कि बैठक काफी अहम रहने वाली है और इस बैठक में ओबीसी आरक्षण से जुड़े जो विधेयक या जो संशोधनियां होनी है, जो संशोधन होंगे, उस पर बातचीत अहम आज रहने वाली है। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे।
वहीं इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई इस राहत को बेबुनियाद बताया और कहा कि 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह तो वही बात हो गई कि इंसान को मार दो और फिर राहत दे दो। ये वाली बात हो गई जैसे इंसान को पूरा मार दो उसके बाद थोड़ी राहत दे दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काबिज हुई है, लगातार 8 से 9 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और तो और पानी को भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। आम जनता की जेब लगातार ढीली करने का जो प्रयास इन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपने किया है। लेकिन अगर हम बात करें 100 यूनिट बिजली पर आधा बिल देने की, तो मैकेनिज्म कहाँ है मेरी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी ट्रैक कैसे रखेगा, आपका उपभोक्ता इस बात का ट्रैक कैसे रखेगा कि उसने कितनी यूनिट बिजली खर्च करी है? पहले तो वो मैकेनिज्म आपको तैयार करना पड़ेगा, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसके तहत ये ट्रैकिंग हो पाए कि कौन सा घर कितनी बिजली यूज कर रहा है। तो कई बार ऐसे मीटर लगाने की बात कही गई जिसमें रिफिलिंग कार्ड लगाए जा सकें और जिससे उपभोक्ता को पता रहे कि कितना उसकी जेब पर डाका पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त तो जो दाम है बिजली के पूरे देश में, मुझे लगता है इतने दामों की बिजली कोई प्रदेश नहीं दे रहा जितना उत्तराखंड दे रहा है। और हमारे प्रदेश को तो जल जंगल जमीन का प्रदेश कहा जाता है। हम जो है ऊर्जा प्रदेश कहलाते हैं। हम दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को बिजली देने का काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। और वहीं चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हमारे साथ हो रही है कि सबसे महंगी बिजली हम ही खरीद रहे हैं। और सुबह की पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों के खुशनुमा मौसम के बाद एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इधर सुबह के मौसम विभाग द्वारा चमोली जनपद के लिए तेज बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में भी बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से बद्रीपुरी में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। तो देहरादून से ये जानकारी एक बार फिर से पहाड़ों में जो है मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तो बताते चले चमोली के लिए जो है तेज बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर जो है विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में भी सुबह से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों से हिदायत बरतने की अपील भी की जा रही है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने अब तेजी के साथ काम करने का ऐलान किया है, जिससे राज्य में बंद पड़ी सड़कों को खोला जा सके। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अब राज्य में भारी बारिश की संभावना कम है और मौसम विभाग भी इसी ओर इशारा कर रहा है और ऐसे में कोशिश है कि एहतियात के साथ साथ पुनर्निर्माण के काम भी तेज गति से किया जाए। आपदा सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए कहा गया है और लगातार इस बात पर उनके द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज्यादा बरसात या तोड़फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए। उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। उसके क्रम में सभी जिलाधिकारी, सभी हमारे विभागीय अधिकारी, चाहे एनएच के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी को हों, चाहे बीआरओ के हों या पीएमजीएसवाई के हों, सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में आज मेरे द्वारा एक बैठक रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि जो रास्ता जितने समय में, न्यूनतम समय में खुल सकता है उतने खुल जाए, उसके लिए कार्रवाई हम लोग। और वहीं उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव हो या फिर केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है और जनता में सरकार की नाकामियों पर आक्रोश भी पनप रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और उम्मीद है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह ही केदारनाथ और निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। बढ़ते आगे, चारधाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह विदेश में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का भी केंद्र है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं, तो कई सड़कें और पुल जो है अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती है। बतौर गढ़वाल आईजी के.एस. नगन्याल ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको खत्म कर दिया गया है। जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात है और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं, जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ एनएच के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। और देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए उपाय कर रहा है। बतौर एचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही कोशिश में जुटा हुआ है। हमने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में मौजूद हैं और आशा ग्राम पंचायत की टीम और नगर पंचायत की टीम जगह जगह जाकर डेंगू के लावा को नष्ट करने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 2100 बेड अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो 2100 बेड की व्यवस्था की गई है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जो इस तरह की तैयारियां और रोकथाम में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो बारिश के साथ साथ जो है डेंगू का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो है प्रशासन पहले से ही सतर्क मोड पर, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम, ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं। विभिन्न अस्पतालों में हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।